तो दोस्तों मैं आपका अपना सूरज अवतार आ चुका हूं अपने स्टूडियो। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे न्यू अपडेट की, हमारे और नए कॉन्वर्सेशन की अगर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी नई सारी अपडेटें आपको शो होती रहेगी। क्योंकि हम बताते हैं फिल्म की गहराई और फिल्म की स्टोरी, जो कि एक नए तरीके से एक्सप्लेन की जाती है, लेकिन फिल्म की स्टोरी एज इट इज़ वही होती है जो कि फिल्म है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लक्की भास्कर मूवी के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेलिकेटेड मूवी है, बहुत ही ज़्यादा क्राइम है, स्कैम है, और जो कि लीगली नहीं था बट उसको लीगल तरीके से किया है, सबको बता के। सब इसके बीच में इन्वॉल्व थे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। डंके की चोट पे, पब्लिक के वोट पे, कश्मीर के अखरोट पे और 500 के नोट पे मैं हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो कहूंगा, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगा। तो शुरू करते हैं फिल्म की कहानी, जो कि एक फैमिली से शुरू होती है। एक फैमिली का एक लड़का, मिडिल क्लास बॉय, जो कि एक कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा होता है, और वो बहुत ही गरीब होता है, जो कि एक पुश्तैनी उसका घर होता है, सिर्फ वही होता है उसके पास ना खाने के लिए ढंग से पैसे होते हैं, ना किसी भी चीज़ के लिए उसके पास पैसे नहीं होते। हालांकि वो बच्चों की फ़ीस भी बहुत मुश्किल से अरेंज कर पाता है। उसने अपनी मोहल्ले में, अपनी गली में काफ़ी लोगों से उधार ले रखा होता है, जो कि वो उधार भी चुका नहीं पाता, जिसके लिए कि उसको रोज़ एक नया टॉर्चर को झेलना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें उसके साथ इस लाइफ में होती रहती है। हालांकि उसमें जो मेन मुद्दा है वो है स्कैम का, जो कि 1989 से शुरू हुआ और 1992 तक चला है, और जिसका स्कैम करने वाला एक बहुत बड़ा स्कैमर हंसल मेहता की कहानी भी इन्वॉल्व होती है। लेकिन हम हंसल मेहता की कहानी बहुत बार देख चुके हैं, अलग अलग नए तरीके से, अलग अलग नामों से। जैसे कि आपने बिग बुल भी देखी होगी अभिषेक बच्चन की, और एक हमने हंसल मेहता की भी देखी है 1992 ऐसा कुछ स्कैम जो उसमें आया था, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, वो मैं आपको रिसर्च करके बता सकता हूँ, बाद में मैं बता दूंगा आपको। लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसे कैरेक्टर की है जो कि शेयर बाज़ार के प्रॉफिट में ही नहीं शामिल था, बल्कि उस पूरे के पूरे बिजनेस में शामिल था। और वो इस तरीके से इन्वॉल्व था कि वो अपना काम भी कर रहा था और वो उसमें अपनी पूरी इन्वॉल्वमेंट भी दे रहा था। हालांकि उसके बिना ये काम पॉसिबल भी नहीं था, वो नहीं तो कोई और सही। लेकिन हम बात करेंगे उसकी पोस्ट की, जो कि एक बैंक में मैनेजर की पोस्ट कर रहा था। वो बाद की बात है। पहले जो उसकी कहानी शुरू होती है वो होती है चार्टेड अकाउंटेंट से, जो कि एक कैश कलेक्ट करता था, डिपॉजिट करता था, रिसिप्ट बनाता था, और भी बैंक के थोड़े बहुत और काम करता था, जिससे कि उसकी प्रमोशन नहीं हो पा रही थी। वो कुछ 8,000 की सैलरी पे अपना घर चला रहा था, 7 या 8,000 नहीं 6,000 की सैलरी पे वो अपना घर चला रहा था। ये उस टाइम की बात है, उस टाइम 6,000 भी काफ़ी होते थे। लेकिन उसका सपना था कि मैं उस बैंक का मैनेजर बनूं और मेरी सैलरी 12,000 हो जाए। तो वो 12,000 के सपने देखता है, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। हालांकि वो जॉब भी किसी और को मिल जाती है। तभी उसको एकदम एक कहते हैं उसका सपना टूट जाता है, क्योंकि उसने काफ़ी टाइम से ये सपना देखा होता है कि मैं उस बैंक का एक अच्छा प्रोफेशनली और एक बहुत ईमानदार इंसान हूँ और मुझे ही ये नौकरी मिलेगी, ये नौकरी मेरे हिस्से की है। लेकिन हालांकि उसके बैंक के जो कहते हैं कि हेड मैनेजर जो होते वो नौकरी किसी और को दे देते हैं, क्योंकि उनको एक स्कैम करना होता है। वो भी कुछ पैसे जो होते हैं वो बैंक से इधर उधर कर रहे होते हैं, जिसके कारण कि उनको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत होती है जो कि उनका उस काम में साथ दे। मैनेजर को अप्रोच करते हैं और वो उसको काम पे लगाते हैं, जो कि वो उसकी इस स्कैम में हेल्प करता है। तो ये तो छोटा स्कैम करते थे, इसका कोई वो नहीं है। हम बात करेंगे हंसल मेहता के बड़े स्कैम की, जो कि कम से कम भी मेरे हिसाब से 1,000 करोड़ के आसपास का स्कैम था, जो कि उस टाइम पे कितना होता होगा ये खुद आप लोग जान सकते हैं। 500-600 करोड़ तो नॉर्मली मार्केट में घुमा रखा था। तो ये एक बैंक के ऐसे करप्शन की बात है जो कि इन बैंक के लिए लीगल होता है, लेकिन बाहर वालों के लिए इलीगल होता है, सरकार के लिए इलीगल होता है। तो इसको इन लोगों ने अपने आपस के कैश मनी शेयर के लिए इन्होंने बनाया होता है, जिसे कि हम कहते हैं बीआर। वो बीआर एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि कैश नहीं देना होता, सिर्फ एक बीआर बना के अमाउंट साइन करके देना होता है, जो कि बैंक का अपना एक लेटर हेड पे मोहर के साथ बनाया जाता है।
जिसके कारण कि एक बैंक दूसरे बैंक को लोन दे सकता है। हालांकि एक बैंक में अगर कैश खत्म हो गया तो दूसरे बैंक से वो बीआर बना के वो लोन ले सकता है। तो ऐसा एक स्कैम है कि ये लोग नकली बीआर बना के पैसा विड्रॉ करवा लेते हैं और मार्केट में घुमा देते हैं, शेयर बाजार में घुमा देते हैं, और ये पैसा सारा का सारा हंसल मेहता के स्टॉक्स में लगता रहता है। हंसल मेहता किसी भी स्टॉक का रेट गिरा देता है, किसी भी स्टॉक का रेट बढ़ा देता है, कोई भी स्टॉक खरीद लेता है, और इस तरीके से ये स्कैम करते हैं जिसमें कि बैंक की भी पूरी इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके हिसाब से बैंक का एक परसेंटेज जाता है, बैंक 10% लेता है, बैंक 5% लेता है, लेकिन ये लीगल तरीके से नहीं लेता, ये एक इलीगल तरीके से लेता है, जिसमें कि उसके बड़े बड़े हेड लीडर्स बैंक के इन्वॉल्व होते हैं जो कि बैंक को ऑपरेट कर रहे होते हैं, जिसमें कि ऊपर से लेकर नीचे तक हर बंदा करप्ट होता है। हालांकि कुछ छोटे मोटे प्यादे होते हैं जिनको इन्होंने अनजान बना के बख्शा होता है, जिनसे कोई लेना देना ही नहीं होता। ये सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लोगों का स्कैम होता है जो बैंक के अंदर होता है। बाकी जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। वो उनको सिर्फ और सिर्फ एक कहते हैं, या तो वो मरने के बाद अपने पेंशन की एक ख्वाहिश रखते हैं, या तो फिर इंस्टेंट वो बोनस की ख्वाहिश रखते हैं, या फिर वो अपना सैलरी से ही अपना गुजारा करते हैं। इसके अलावा जो ऊपर की कमाई होती है उनके बारे में उनको कुछ भी नहीं पता होता, वो सिर्फ सैलरी पे डिपेंड होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हाल हमारे इस भास्कर का था, लेकिन भास्कर की लाइफ में एक मोड़ आता है जहाँ की एक क्लाइंट उसके पास हमेशा आता रहता है, जो कि उसका एक दोस्त होता है जो उसके साथ पढ़ा हुआ था, बट वो अपनी क्वालिफिकेशन में इतना खास नहीं होता, जिसके कारण कि उसी बैंक में उसकी एक चपरासी की नौकरी होती है, एक प्यून की नौकरी होती है, वो उसमें चाय पानी पिलाता है, और जो उसका दोस्त होता है भास्कर वो वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाता है। तो जिसके कारण ये दोनों मिलके एक क्लाइंट को पकड़ते हैं। एक क्लाइंट उनको आके बताता है कि मेरा ऐसे ऐसे माल आ रहा है, इंपोर्ट हो रहा है बाहरले देश से, जो कि एक स्पेयर पार्ट के रूप में मैं इसका डिलीवर करवा रहा हूँ। हालांकि वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जो कि मैं एक विदाउट टैक्स अपने देश में मंगवा रहा हूँ, जिसके कारण कि मेरे पास पैसे की शॉर्टेज है। आप मुझे 2 लाख दे देंगे, मैं आपको 2 लाख का ये समझ लो 50% दे दूंगा। तो 50% प्रॉफिट का 50% दे दूंगा। तो वो 2 लाख का माल यहाँ पे 4.5 लाख का बिकता है, जिसमें से कि 2.5 लाख का प्रॉफिट बनता है। 2.5 लाख के प्रॉफिट में से इनको ये समझ लो कि 50,000 रुपये कुल ऐसे कुछ एक अमाउंट बना के उन दोनों के हिस्से में डाल देता है, और उनको बोलता है कि आप लोग ये रख लीजिए, ये आप लोगों की मेहनत का है, आप लोगों की उसका है। हालांकि ये पैसे जो 2 लाख रुपए आए थे, ये भास्कर ने अपने दोस्त प्यून के साथ मिलकर उस बैंक से चुराए थे। चुराने के बाद ये ले जाके उस आदमी को दे देता है जिसका माल आना होता है बाहर से। तो ये उसके साथ मिलके वो माल बिकवाता है और ऐसे करता है। ऐसे करते करते ये काफ़ी बार ये डील करते हैं, जिसमें कि एक बार ये लोग एक बड़ा स्कैम खेलते हैं जिसमें कि 10 लाख रुपए निकालने होते हैं, और बाहर से 3 इंपॉर्टेंट मर्सिडीज कार्स आने वाली होती है। तो ये उसको मंगवाने के लिए इलीगल तरीके से ये लोग मंगवाते हैं और उसको यहाँ पे ये डील करते हैं बेचने की। हालांकि यहाँ वाला जो कस्टमर होता है वो मुकर जाता है, वो बोलता है कि हमारा अभी बहुत पैसों का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत शॉर्टेज चल रहा है, जिसके कारण कि हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हमारे बॉस को पुलिस ने पकड़ लिया है, वो उनसे पूछताछ कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ ये डील कैंसिल करें। तो कार यहाँ पे इंडिया में पहुँच चुकी होती है, लेकिन अब इसके लिए डीलर कोई नहीं होता, और इनका 10 लाख रुपए इन्हें 2 दिन में वापस भी बैंक को करना होता है। हालांकि क्योंकि ये सैटरडे को डे नाइट में ये करते हैं, संडे छुट्टी होता है और मंडे को इसको पैसा वापस रखना होता है, जिसके कारण कि ये उस एक प्रॉब्लम में आ जाता है। 1 मिनट की प्रॉब्लम होती है, 2 मिनट की प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम कुछ घंटे में बीत जाती है। फिर उसके बाद ये लोग दिमाग लगाते हैं और किसी और क्लाइंट को ढूंढते हैं। उसको कहते हैं, जो व्यापारी होता है उसको कहते हैं कि तू किसी और क्लाइंट को ढूंढ, हम इसको किसी और को भी बेच सकते हैं। जैसे हमने और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जैसे हमने किसी और डीलरों को बेची है, वैसे हम ये कार भी किसी डीलर को बेच देते हैं। तो ये कार बेचने के लिए फिर एक होटल का मालिक तैयार हो जाता है जो कि गोवा में होता है। तो ये लोग अब सोच रहे होते हैं कि अब हम यहाँ से कार को गोवा तक कैसे लेके जाएंगे, किस नंबर प्लेट से लेके जाएंगे, ये तो इलीगल है, इसका कोई बिल वगैरह कुछ वो है नहीं। तो उस हिसाब से ये लोग एक डिसीज़न लेते हैं जिसमें कि ये लोग कुछ भिखारियों को उठा के नेता के कपड़े पहना के और वीआईपी कार बता के उसमें नंबर प्लेट लगा के, वीआईपी नंबर प्लेट लगा के ये लोग वहाँ का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, टूल टैक्स क्रॉस करते हैं और पुलिस नाका क्रॉस करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग कुछ ऐसी स्कीम लगाते हैं वहाँ रास्ते में, जो कि आप फिल्म में देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी बहुत होने वाली है और आप
इससे इंस्पायर भी बहुत होंगे, क्योंकि ये एक सही तरीके से दिखाई गई है, ये एक लीगल तरीके से दिखाई गई है, जिसमें कि एक इंसान बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन को झेलने के बाद ये स्टेप लेता है। हालांकि उसको बिल्कुल सही साबित करने के लिए उसको पैसों की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतना गरीब होता है कि वो अच्छा इंसान होके भी अच्छा नहीं होता, वो दुनिया की नज़र में बुरा ही होता है, क्योंकि वो लोगों के टाइम पे पैसे नहीं पहुंचा पाता, बच्चों की फ़ीस नहीं दे पाता, खाना उधार मांगता है और बीवी के ख्वाहिश नहीं पूरे कर पाता। बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें कि वो फंसा हुआ होता है, तो उसे उससे बाहर निकलने के लिए ये स्टेप लेना ही पड़ता है। हालांकि वो वहाँ से कार को पास करा के गोवा तक भी ले जाता है और गोवा में ले जाके बेच देता है, प्रॉफिट का पैसा आ जाता है, जो कि 10 लाख का 20 लाख हो चुका था। अब 20 लाख में से इनका हिस्सा बढ़ता है, जिसमें कि ये लोग मिल के उस पैसे को आपस में बांट लेते हैं, जिसमें कि वो भिखारियों को भी 1-1 लाख रुपए बांट देता है। हालांकि वो बहुत अमाउंट होती है उनके लिए, लेकिन वो कहता है कि तुमने बहुत हेल्प की है, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो इसके कारण वो बहुत सारी चीज़ें देखता है उसमें, और वो वहाँ से फिर ये लास्ट डील करके ये डील क्लोज कर देता है, क्योंकि उसको लगने लगता है कि अब ऑफिसर्स भी इस पे ज़्यादा वो हो चुके हैं, अब हम फंस सकते हैं, ये बहुत रिस्की हो गया है। क्योंकि उसका बैंक मैनेजर भी जो होता है वो छोटे मोटे स्कैम में पकड़ा जाता है, जो उससे बड़ा मैनेजर होता है वो पकड़ा जाता है, जिसके कारण कि अब जो उससे बड़े लेवल पे होता है उसको उस पर भरोसा नहीं रहता, और वो पूरे हर आदमी पे बैंक के शक करने लग जाता है, जिसके कारण कि अब ये पैसा निकाल के ये 2 दिन का हेर फेर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए भास्कर मना कर देता है कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। तो उसका प्यून दोस्त वहाँ से रिज़ाइन दे के निकल जाता है और वो उसी बिज़नेस में लग जाता है, जिसमें कि उसका बहुत लॉस हो जाता है। और वो एंड में मिलता है जाके अपने दोस्त को कि और बताता है कि मुझे पुलिस ने भी पकड़ लिया है, तो उसकी जमानत वो करा देता है और उसके फैमिली को भी पैसे दे देता है, और उसको कहता है कि कोई बात नहीं, अब तू मेरे साथ काम कर ले और मैं तुझे सही पोजीशन पे रखूँगा और तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। तो ऐसा एक मोड़ आ जाता है यहाँ पे। और उसके बाद क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये बीआर नकली आने की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक ऐसा इंसिडेंट होने लग जाता है कि भास्कर को शक होने लग जाता है कि ये बीआर नकली बनने लगी है, और ये जो 2 लोग 2 मैनेजर मिलके अलग अलग बैंक के जो ये बीआर अप्रूव कर रहे थे, इनमें से एक जो होता है वो थोड़ा बुजुर्ग आदमी होता है, और जिसके नाम से ये बीआर बन के उस भास्कर के बैंक में आती है, और वो उस पर साइन करके उसे अप्रूवल देता है, उसका कैश विड्रॉ करवाता है। तो ये सारा कुछ करते हुए जो वो इंसान होता है, जो दूसरी बैंक का जो मैनेजर होता है, जो एक बुजुर्ग आदमी होता है, उसको बहुत ज़्यादा इस बात से सदमा लग जाता है, और वो उसको हार्ट अटैक भी आता है, जिसके कारण कि उसकी एट अ टाइम मौत हो जाती है। तो ये बात देख के भास्कर को भी लगता है कि ये हम गलत कर रहे हैं। तो भास्कर इस काम के लिए जो उसका एक क्लाइंट आता है जो बीआर लेके आता है हर बार, हंसल मेहता के नाम पे, उसका जो एक एम्प्लॉय होता है वो हंसल मेहता के नाम पे बीआर लेके आता है, जो कि इसको इसका हिस्सा भी देता है बीआर के बदले में, साइन करने के अप्रूवल करने के बदले में एक 10% का प्रॉफिट भी देता है, जिससे कि ये भी काफ़ी अमीर हो चुका था अब तक। इसने भी कम से कम इसने 100, 150, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी इसने भी बना ली थी। नया घर, नई गाड़ी, गहने, ज्वेलरी, बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है, और ये अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा अचीव कर लेता है कि इस पे लोगों को डाउट होने लग जाता है। जहाँ की एक सीबीआई जांच भी होती है कि इसके पास इतना पैसा कैसे आया, क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ एक बहुत वो हो जाता है, इशू बन जाता है, जहाँ तक कि ये नौकरी छोड़ने की बात कर देता है। तो मैं दोस्तों ये बताना चाहता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा सस्पेंस भी है, जो कि आप लोग देखेंगे तभी आपको पता लगेगा। हालांकि मैं सस्पेंस के कुछ आपको हिंट दे देता हूँ, जो कि मैंने इस फिल्म को पूरी तरीके से एक ध्यान से मैंने कम से कम 4 बार इस फिल्म को देखा है, जिसके बाद मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। और मेरी जो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है वो ये है कि इस फिल्म को देख के कुछ अच्छा सीखे, कुछ बुरा ना सीखे, क्योंकि कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। वो उसका हक बनता था, वो उतनी चीज़ें अकेला मैनेज करता था, और वो उसने किया है, और उसने इतनी सफाई के साथ किया है कि किसी को शक भी नहीं हुआ, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। ये जो किसी को धोखा देने वाली बात होती है, ये सारी ज़िंदगी दिल में चुभती है। तो ऐसा ही कुछ उसके साथ होता है। तो वो ये सोचता है कि मैं यहाँ से अगर जाऊँ भी, अगर मैं ये दुनिया छोड़ूँ, या मैं ये देश छोड़ूँ, या मैं सिटी छोड़ूँ, कुछ भी करूँ, मैं यहाँ से नौकरी छोड़ूँ, तो मैं यहीं से हूँ, मुझे यहाँ के लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मुझे यहाँ सब लोगों के साथ एक अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो ये बात उसे, हालांकि पैसे आने के बाद ये बात भूल जाता है, वो लोगों से मिसबिहेव भी करने लग जाता है, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा आ जाता है तो उसे लगता है कि वही भगवान है। तो ये रियलाइज़ उसे काफ़ी टाइम बाद होता है, जब वो अपने परिवार से इस पैसे के चक्कर में दूर होने लग जाता है। इतनी ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती है अपनी लाइफ में, वो इतनी ज़्यादा
मतलब इम्प्रूवमेंट के बाद भी, इतना पैसा कमाने के बाद भी वो खुश नहीं रह पाता, जिसके कारण कि अब उसे इन चीज़ों से, इस पैसों की दुनिया से दिल भर चुका होता है और वो सोच लेता है कि अब मैं किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करूँगा, हर किसी को अच्छे से ट्रीट करूँगा, कि जैसा मैं एक जिस टाइम मैं गरीब होता था उस टाइम मैं था, मैं वैसा ही बन के दिखाऊँगा सबको। तो फिर से वो सबके साथ अच्छे से पेश आने लग जाता है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगता है जिससे कि लोगों का दिल दोबारा से वो जीत लेता है। वो अपने बैंक में भी सबके साथ अच्छा बिहेव करने लगता है। पहले जो उसके सीनियर्स हुआ करते थे वो उनके लिए भी बहुत कुछ करता है, उनको अपनी गाड़ी दे देता है, एक फाइनेंशियली हेल्प कर देता है, और जिससे कि वो सब लोग उस पर भरोसा करने लग जाते हैं, ट्रस्ट करने लग जाते हैं। और वह वहाँ पे सबके सामने एक जेन्युइन इस्तीफ़ा दे के वहाँ से काम छोड़ देता है और वो वहाँ से स्कीम लगा के अपना पैसा भी सारा निकाल लेता है और भी बहुत सारा पैसा निकाल के वो वहाँ से अपना देश छोड़ के भाग जाता है या चला जाता है, जो कुछ भी कहना चाहे हम कह सकते हैं। लेकिन ये जो आपको रियल इसकी मोटिव है, रियल स्टोरी है, वो आपको फिल्म देखने के बाद ही पता लगेगी। मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप इस फिल्म को जाके देखिए और देखने के बाद बताइए, कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और मैंने आपको इस फिल्म में क्या मिसगाइड किया है। मैंने हालांकि जितना कुछ देखा है इस फिल्म में वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हालांकि इसका जो एंड होता है वो एंड कुछ ऐसा होता है कि ये फॉरेन कंट्री में एक 100 करोड़ का कुछ ऐसा एक बड़ा होटल ले लेता है और होटल में सेटल हो जाता है, होटल में ही रहता है, वहीं अपना घर बना लेता है साइड में और पूरा होटल चलाता है, जिसमें कि ये अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा होता है अपनी बीवी बच्चों अपने माँ बाप के साथ, और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है वहाँ पे वो, और एक रिच लाइफ जी रहा होता है। और बाकी सारे जितने लोग इंडिया में इन क्राइम में इन्वॉल्व थे वो सारे पकड़े जाते हैं। हालांकि सीबीआई भी जो अपने पैसों की डिमांड करता है कि मुझे इतना पैसा दोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वो भी पकड़ा जाता है और सीबीआई पे भी एक सीबीआई जांच होती है। बाकी सारे जितने लोग होते हैं उन सब पे जांच होती है। और हंसल मेहता तो आप देख ही चुके हैं कि उसके साथ क्या हुआ। तो मैं दोस्तों आपको इस फिल्म के बारे में जितना बता सकता था, जितना मैंने देखा था, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका सूरज अवतार द रियल स्कोप यूट्यूब चैनल से। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमें बताएं कि हमने आपको इस फिल्म के बारे में क्या नहीं बताया और क्या चीज़ें हमने आपको गलत बताई है, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट जो मूवी होगी उसको बहुत शार्प तरीके से और देखूंगा और मैं आपको नई नई जानकारियाँ दूंगा। एक नए फिल्म के रिव्यू के साथ मैं फिर से लौटता हूँ आप लोगों के बीच में। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। गुड नाइट।